गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई राह चलता मुसाफिर आपसे पूछ ले कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है तो आप बताएंगे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें इनकम मिलती है, इनकम जनरेट होती है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना कई तरीके की होती है, तो उसे समझने के लिए हमने क्लासीफाई किया है कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में। ये जो ग्रुप्स होते हैं इन्हीं को हम सेक्टर्स कहते हैं। 3 सेक्टर्स में होती है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। आई होप कि आप इन वर्ड से फेमिलियर होंगे, और अगर नहीं है तो हम आपको इन वर्ड से फेमिलियर करा देंगे। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है, मैं आपको पहले यहीं पे बता देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि बेस होता है सारे प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्जांपल फिशिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री वगैरह, इसके अंदर जो है रॉ मटेरियल बनता है। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहाँ पे ये रॉ मटेरियल जाता है, और इंडस्ट्रियल, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। इसमें आता है आपका इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी सेक्टर में आती है इंडस्ट्रीज, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी सेक्टर में बना रखा होता है वही सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। फिर सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जो प्रोडक्ट हमने यहाँ सेकेंडरी सेक्टर में बनाया वो हम तक पहुँचता है टर्शरी सेक्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। आई होप आपको तीनों सेक्टर के बारे में पता चल गया होगा। यहाँ पे इन सब के बारे में इन डिटेल लिखा हुआ है, आप नोट्स में देख लीजिएगा। नोट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप नोट्स प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, वो अपना गन्ना जो है वो एक शुगर मिल को, एक पर्टिकुलर शुगर मिल को देने से मना कर देता है, तो उस शुगर मिल को बंद होना पड़ेगा क्योंकि उसके पास चीनी बनाने के लिए गन्ने नहीं होंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर यानी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड होता है हमारी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। जीडीपी वो वैल्यू होती है सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में। टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर, इन सब का सम जो होता है इन तीनों सेक्टर का, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। हिस्टोरिकल चेंजेस किसी भी सेक्टर में किस तरीके से आए, तो शुरुआत जब हुई, डेवलपमेंट हुआ प्राइमरी सेक्टर में, तो नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हुई, नए मेथड ऑफ फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुए जिससे प्रोडक्शन बढ़ा। अब लोग जो थे वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए काफ़ी लंबे टाइम से, स्पेशली जब न्यू मेथड्स आए मैन्युफैक्चरिंग के, तो लोग जो थे उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट किया। लोग जो थे पहले अब फार्म पे काम किया करते थे, अब वो फैक्ट्री में भी काम करने लगे काफ़ी बड़े नंबर में, जिससे सेकेंडरी सेक्टर जो है काफ़ी टोटल प्रोडक्शन में यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। धीरे धीरे ज़्यादातर लोग सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होने लगे। पास्ट 100 ईयर्स में टर्शरी सेक्टर में क्या हुआ, अब लोग सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में आने लगे। अब ज़्यादातर लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से टर्शरी सेक्टर में भी हिस्टोरिकल चेंज आया। जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस किस तरीके से बढ़ी। बेसिक सर्विसेज की डिमांड बढ़ी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, बैंक, इन सब की डिमांड बढ़ती गई। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। जब एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ तो ट्रांसपोर्ट, जो भी हम बना रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, स्टोरेज के लिए, उन सब में हमें इस सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी, तो इसका भी डेवलपमेंट हुआ। जब इनकम बढ़ी, इनकम लेवल बढ़ा लोगों का, जब लोग ज़्यादा जगह एम्प्लॉय होने लगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया। जब पैसा बढ़ा, इनकम बढ़ी, तो लोगों के शौक भी बढ़े, शॉपिंग बढ़ी, ट्रैवलिंग हुआ, और टूरिज्म वगैरह भी कॉमन हो गया। ये सब भी किसके अंदर आता है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल बन गई। आज आप देख सकते हैं सबके पास मोबाइल फ़ोन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, स्मार्टफोन इवन देखने को मिलेंगे, और अब तो आईफोन भी कॉमन हो गए। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया गेव बूस्ट टू टर्शरी सेक्टर। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंडिया में आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें हमें खेती करने के लिए बोला गया था, वो जो है उसने टर्शरी सेक्टर को बूस्ट दिया। टर्शरी सेक्टर बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और ट्रेड की फैसिलिटी भी बढ़ी। जब ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करी तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए थी, तो इन सब में जो है टर्शरी सेक्टर ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। टर्शरी सेक्टर जो था वो काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसिंग सेक्टर बना इंडिया की जीडीपी में। इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर कौन सा रहा, टर्शरी सेक्टर। अब कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय हैं, तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, लेकिन ये जीडीपी में सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है। पेन नहीं चल रहा है यार।
वेयर है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है वो सिर्फ 3/4 सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर मिल करके 3/4 जो है किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट में जो है क्या है, प्राइमरी सेक्टर, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी एंड टी फॉर टर्शियरी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, टी फॉर टर्शियरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में की जब हम बात करें तो 49% लोग जो है कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। 24% लोग कहाँ एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और सिर्फ 27% लोग एम्प्लॉयड है टर्शियरी सेक्टर के अंदर। वेयरएज अगर हम देखें इन तो जीडीपी के अगर हम देखें टर्म में, तो टर्शियरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा लोग जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर 27%, और जिसमें सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं यानी प्राइमरी सेक्टर, वो सबसे कम कंट्रीब्यूशन देता है हमारी जीडीपी में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन जीडीपी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा। वाई देयर आर मोर पीपल इन, अब हमने क्या देखा कि ज़्यादातर लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में कौन इंक्लूड कैसे लोग चाहिए होते हैं, जो कि एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, क्योंकि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, राइट। और यहाँ पे ज़्यादा जॉब भी क्रिएट नहीं हो पाती है टर्शियरी सेक्टर के अंदर। प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसके अंदर सिर्फ फिजिकल पावर चाहिए होता है, खेती बाड़ी तो करनी होती है, धूप में खून पसीना बहाना होता है, तो प्राइमरी सेक्टर में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है, मैं आपको इसको एक सिंपल से उसमें बताऊंगी 2 लाइन में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ऐसा फील्ड है, मान लो कोई फील्ड है, उसमें सिर्फ 2 लोगों के काम करने की ज़रूरत है, यानी 2 लोग काम करेंगे तो उसमें खेती अच्छे से हो जाएगी। लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं, 6 लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी 4 लोग एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, कितने लोग एक्स्ट्रा हैं, 4 लोग एक्स्ट्रा हैं। तो ये जो 4 लोग हैं ये क्या है, हमें दिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। जितना इनका पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, तो ये जो 4 लोग हैं किस में आएंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ठीक है, बाकी आप ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको वहाँ पर समझाया, इसको पढ़ लीजिएगा नोट्स में से। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नया डैम और कैनल बनाकर गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फैसिलिटीज़ में। और जब नए डैम और कैनल्स बनेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए भी वर्कर्स चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, बाय इम्प्रूविंग हेल्थ फैसिलिटी सेटिंग हॉस्पिटल इन रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल अर्बन एरिया में जब हॉस्पिटल सेटअप हो गए तो हॉस्पिटल को बनाने के लिए सबसे पहले वर्कर और कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होंगे लोग, और उसके बाद उसके अंदर काम करने के लिए चाहिए होंगे। गवर्नमेंट कैन सेटअप इंडस्ट्रीज नियर रूरल एरिया, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडस्ट्रीज लगा सकती है रूरल एरिया के पास, और एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सकता है टूरिज्म को प्रमोट करके। लेकिन ये जो सारे हमने सजेशंस दिए हैं यहाँ पे लंबे चौड़े, इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, तो इसको शॉर्ट टर्म में करने के लिए कुछ स्कीम्स आई हैं। गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेके आई, कुछ लॉ बनाए, राइट टू वर्क, जिसके अंदर अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट में उसने स्कीम्स लॉन्च की। सबसे पहले हम बात करेंगे मनरेगा की। वो है 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो है इसके अंदर अंडर मनरेगा 2005 100 days of guarantee employment, 100 days of guarantee employment. If government fail to provide employment within 15 days, unemployment allowance is given. ठीक है, मनरेगा में क्या है कि 100 days का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और 100 दिन के लिए आपको काम दिया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट जो है आपको 100 दिन में मतलब काम नहीं दे पाती है, विदिन 15 days आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी उस 100 दिन के काम का पैसा मिलेगा बिना कुछ किए। ठीक है, इसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब सेक्टर का डिवीजन किस तरीके से हुआ है, डिवीजन हुआ है इस तरीके से, एक हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में
ये रजिस्टर्ड होता है बाय गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट रजिस्टर करती है। इसके अंदर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, फैक्ट्री के एक्ट होते हैं, मिनिमम वेजेस, ये सारे एक्ट वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशन लगी होती है। जॉब सिक्योरिटी होती है, इसमें कोई आपको निकाल नहीं सकता। फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी 48 आवर्स पर वीक आपको काम करना है, उससे ज़्यादा काम करवाएंगे तो उसके लिए आपको पैसे अलग से मिलते हैं। पेड ओवर टाइम होता है, उसी को ओवर टाइम कहते हैं। पेंशन मिलती है, यानी रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। वर्किंग कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, जो वर्कर्स होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स होती है, इसके अंदर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट जॉब, बैंक वगैरह, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का, ठीक है। अब बात करते हैं ज़रा सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर नहीं किया गया, जिसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, ओवर टाइम के लिए कोई पेमेंट नहीं दी जाती, कोई पेंशन नहीं मिलती रिटायरमेंट के बाद, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती। एग्जाम्पल हो गया फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह वगैरह। जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। एक का याद कर लो, दूसरे वाले में नोट लगा के लिख देना, ठीक है। 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 देना। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इन रूरल एरिया गवर्नमेंट कैन सपोर्ट फार्मर बाय, रूरल एरिया गांव के इलाकों में गवर्नमेंट कैसे फार्मर्स जो भी हैं उनको सपोर्ट कर सकती है, कैसे उनको टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स प्रोवाइड कर सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड कर सकती है, चीप क्रेडिट और स्टोरेज फैसिलिटी दे सकती है, ठीक है। In urban area, government must protect casual workers. Steps taken to stop social discrimination ST/SC और backward community के साथ जो social discrimination होता है उसको गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकती है कि वो बंद हो जाए, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पे 2 तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर जो होती है इसको कौन ओन करता है, इसको गवर्नमेंट ओन करती है। मोटिव इसका सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए भी सोचती है। इसके अंदर आ जाता है रेलवे, गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। प्राइवेट सेक्टर जो कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चला रहे होते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर भी सिर्फ मोर देन 8 to 10 पीपल होंगे, कोई पूरा भंडारा वाले लोग नहीं आ जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ। तो इसके अंदर जो है इसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट होता है, सिर्फ इसको प्रॉफिट कमाना होता है, अंदर पैसा कमाना होता है। एग्जाम्पल आ जाता है टाटा, रिलायंस, पतंजलि वगैरह वगैरह, इसके हो गए प्राइवेट सेक्टर के। और पब्लिक सेक्टर का क्या हो गया, ओन बाय गवर्नमेंट, मोटिव इज नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर सोशल वेलफेयर। एग्जाम्पल रेलवे, गवर्नमेंट, स्कूल, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर एक इंडिविजुअल चलाएगा, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चलाएंगे, ग्रुप चलाएगा थोड़े से लोगों का, प्रॉफिट मोटिव होता है। एग्जाम्पल दिया है टाटा वगैरह, ठीक है। वाई रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। एक तो मेरा पेन अटक जाता है चलते चलते, ठीक है। ओहो, हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं। There are some services like railway, education, health required huge amount of money। कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे कि रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो इसे पब्लिक सेक्टर ही प्रोवाइड कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो आर प्रोवाइड ओनली दोज थिंग्स एट रीजनेबल कॉस्ट। प्राइवेट सेक्टर जो है वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जो पब्लिक सेक्टर करवा पाती है, और पब्लिक सेक्टर उसको रीजनेबल कॉस्ट पे करती है, यानी ज़्यादा पैसा नहीं लेती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो सपोर्ट करता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। पब्लिक सेक्टर किसको सपोर्ट करता है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, बैकवर्ड सोसाइटी को। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बस में आप प्राइवेट सेक्टर का एक याद रख लेना की पॉइंट, प्रॉफिट, और पब्लिक सेक्टर का बस उसमें प्रॉफिट आप याद रख लेंगे ना तो बाकी सारा आप लिख लेंगे उससे, ठीक है। तो ये दैट्स फॉर टुडेज चैप्टर, और इतना ही था हमारा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, इजी सा। आई होप आपको समझ में आएगा। एंड या वन मोर थिंग, एक बार आप वहाँ से नोट्स देख लीजिएगा डाउनलोड, बाकी मैं पिन कमेंट में भी लिंक डाल दूंगी। एंड या दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।